अरमान एक छोटे से कस्बे का साधारण लड़का था। घर में माँ, छोटा भाई और भाभी रहते थे। पिता का देहांत बचपन में हो चुका था और तब से ही माँ ने बड़े बेटे से उम्मीद बांध रखी थी। अरमान बचपन से ही होशियार था, पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन हालात ऐसे थे कि हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। परिवार का गुजारा मुश्किल से हो रहा था। तभी एक दिन गांव के एक आदमी ने कहा, अरमान, अगर तू दुबई चला जाए तो अच्छी कमाई हो जाएगी। मजदूरी का काम है पर पैसा भरपूर है। अरमान के दिल में उम्मीद जगी। उसने माँ से कहा, अम्मा, अगर मैं दुबई जाऊंगा तो हमारे घर के सारे दुख दूर हो जाएंगे, भाई की पढ़ाई भी होगी और हमारी हालत भी सुधर जाएगी। माँ पहले तो डर गई, बोली, बेटा, परदेश में बहुत मुश्किलें होती हैं। परदेश में पराया दर्द भी अपना बनाना पड़ता है। लेकिन अरमान का हौसला मजबूत था। उसने उधार लेकर पासपोर्ट बनवाया और कुछ दिन बाद वह दुबई चला गया। दुबई की चकाचौंध देखकर उसकी आंखें खुली क्यों खुली रह गई। ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल। लेकिन अरमान के हिस्से में तो मजदूरी का पसीना था। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक वह बिल्डिंग बनाने का काम करता। तेज धूप, रेत का तूफान और तपती गर्मी में उसकी हालत खराब हो जाती। लेकिन हर महीने जब उसे तनख्वाह मिलती, वह बिना सोचे समझे सारे पैसे घर भेज देता। कभी कभी दोस्त कहते, अरे अरमान, तू अपने लिए भी कुछ रख लिया कर, कपड़े खरीद ले, घूम फिर ले। लेकिन वह मुस्कुराकर कहता, मेरा सुख मेरे घर की खुशियों में है। अगर माँ खुश है, भाई पढ़ रहा है, तो मुझे और क्या चाहिए। हर महीने पैसे मिलने पर माँ खुशी से गहने खरीदने लगी। उन्होंने सोचा, बेटा कमा रहा है तो क्यों न थोड़ा सोना जोड़ लिया जाए, समाज में इज्जत भी बनी रहेगी। अरमान सोचता था कि माँ मेरे भेजे पैसों से भाई की पढ़ाई करवा रही होगी, घर की हालत सुधर रही होगी। लेकिन असल में माँ और भाभी अक्सर पैसों का इस्तेमाल अपने शौक पूरे करने में करती। भाई धीरे धीरे गैर जिम्मेदार होता गया। उसे लगा कि जब बड़ा भाई सब कुछ भेज रहा है तो मेहनत करने की क्या जरूरत है। अरमान अब 28 साल का हो चुका था। उसके साथ ही कामगारों की शादियां हो रही थी, बच्चे हो रहे थे। वह भी चाहता था कि उसका घर परिवार बने, कोई साथी हो जो उसकी बातें समझे। एक दिन उसने माँ से फोन पर कहा, अम्मा, अब मेरी शादी के बारे में सोचो। मैं चाहता हूँ कि जब अगली बार आऊं तो घर में बहू हो। माँ ने डांटते हुए कहा, अरे बेटा, तेरी कमाई अभी घर बनाने में लग रही है, शादी का झंझट बाद में देखेंगे। असल में माँ को डर था कि अगर अरमान शादी कर लेगा तो उसकी कमाई का हिस्सा बहू के हाथों में चला जाएगा। यही लालच उन्हें रोक रहा था। अरमान काम करता गया, पैसा भेजता गया, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन बढ़ने लगा। परदेश में त्योहार आते तो सब अपने परिवार के साथ फोन पर बातें करते, वीडियो कॉल करते। अरमान भी कॉल करता, लेकिन माँ हमेशा पैसों की चिंता ही करती। बेटा, इस महीने ज्यादा भेजना, सोना खरीदना है। बेटा, तेरे भाई को बाइक चाहिए। कभी किसी ने यह नहीं पूछा कि बेटा तू ठीक है ना, वहां अकेला कैसे रहता है। एक दिन काम के दौरान भारी मशीन से हादसा हो गया। अरमान गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। कई महीनों तक अस्पताल में रहा। उसकी बचत का पैसा इलाज में चला गया। जब वह किसी तरह गांव लौटा तो उसे उम्मीद थी कि माँ उसे गले लगाएगी, भाई उसका सहारा बनेगा। लेकिन घर पहुंचते ही उसे ठंडी निगाहें मिली। भाई ने कहा, भैया, अब आप कमा नहीं सकते तो बोझ बन गए, घर का खर्चा कैसे चलेगा। भाभी ने ताना मारा, इतने साल दुबई में रहकर भी घर के लिए क्या किया, सब पैसों का हिसाब चाहिए। अरमान का दिल टूट गया। जिस बेटे ने अपनी जवानी, अपना सुख, अपना स्वास्थ्य सब परिवार के लिए कुर्बान कर दिया, आज वही बेटे अपने ही घर में बोझ माना जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बरसात की बूंदों की तरह गिर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था, क्या यही मेरा इनाम है, क्या यही मेरा घर है। यहीं से उसकी असली कहानी शुरू होती है, एक बेटे की जिसे अपने ही घर से निकाल दिया गया और जिसे बरसात की ठंडी सड़कों पर नया जीवन तलाशना पड़ा। अरमान के मन में शादी का सपना कई सालों से पल रहा था। वह चाहता था कि उसके जीवन में भी कोई साथी है जो उसके संघर्ष को समझे, उसके अकेलेपन को बांटे।
दुबई की तपती धूप में काम करते करते जब रात को वह थका हारा कमरे में लौटता तो दिल करता कि कोई उसका इंतजार कर रहा हो, पूछे आज बहुत थक गए हो क्या। लेकिन उसके कमरे में सन्नाटा ही उसका साथी था। एक दिन उसने फिर माँ को फोन किया, अम्मा अब तो मैं शादी करना चाहता हूँ, कमाई भी ठीक हो रही है, किसी अच्छे घर की लड़की देख लो। माँ चुप रही, फिर बोली, बेटा शादी का मतलब है जिम्मेदारी, अभी तो तू बाहर है, कैसे निभाएगा, और फिर बहू आएगी तो उसके खर्चे भी बढ़ जाएंगे। पहले घर की हालत मजबूत कर ले। अरमान जाता था कि माँ उसे बहाना बना रही है। असल में उन्हें डर था कि बहू आने के बाद अरमान की कमाई घर में पहले जैसी नहीं आएगी। गांव के एक रिश्तेदार ने अरमान के लिए एक रिश्ता बताया। लड़की पढ़ी लिखी थी, संस्कारी थी और अरमान को पसंद भी थी। लेकिन जब बात आगे बढ़ी तो माँ ने साफ मना कर दिया। हमारे अरमान को इतनी पढ़ी लिखी लड़की क्यों चाहिए? कहीं ये बहू आकर घर में हुकूमत करने लगी तो? रिश्ता टूट गया। अरमान ने जब माँ से पूछा तो उन्होंने कहा, लड़की के घर वाले बहुत मांग रहे थे, हमें दहेज चाहिए क्या? छोड़ो ये सब। असलियत यह थी कि माँ चाहती ही नहीं थी कि अरमान की शादी हो। कुछ महीने बाद अरमान की मुलाकात काम के सिलसिले में एक भारतीय परिवार से हुई। उनकी बेटी रीमा को अरमान अच्छा लगा। रीमा ने भी अरमान की सच्चाई, उसकी मेहनत और सीधाई को पसंद किया। दोनों ने सपने बुनने शुरू कर दिए। रीमा कहती, हम साथ होंगे तो तू परदेश में भी अकेला नहीं रहेगा। अरमान की आंखों में चमक लौट आई, लेकिन जब उसने ये बात माँ को बताई तो उन्होंने फिर से इनकार कर दिया। अरे, परदेश की लड़की को लाओगे तो वो हमारे गांव में कैसे रहेगी? हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए। अरमान का दिल टूट गया। अरमान के साथी कामगार अक्सर उसे छेड़ते, तेरी उम्र निकल रही है, शादी कर ले, तेरे बच्चे कब होंगे अरमान? वह मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल रो पड़ता। वह सोचता, क्या मेरी जिंदगी बस पैसे कमाने और भेजने के लिए ही रह गई है? माँ के लिए अरमान की शादी कोई जरूरत नहीं थी, उसके लिए जरूरत था सिर्फ पैसा। भाई को नई बाइक चाहिए, भाभी को नए गहने चाहिए, माँ को और जमीन खरीदनी है। अरमान हर महीने हजारों रुपए भेजता, लेकिन उसका एक सपना भी पूरा नहीं होता। एक दिन उसने माँ से साफ कह दिया, अम्मा अगर आप मेरी शादी नहीं कराएंगी तो मैं खुद फैसला कर लूँगा, मैं अब अकेले नहीं जी सकता। माँ ने गुस्से में कहा, तू हमें धमकी देता है? देख, हमने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, अब तू हमारे खिलाफ जाएगा? अरमान चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि माँ को उसकी खुशियों से कोई मतलब ही नहीं है। समय बीतता गया। अरमान की उम्र 30 पार कर गई। परिवार की जिम्मेदारी निभाते निभाते उसने अपनी जिंदगी अधूरी छोड़ दी। वह अक्सर रात को छत पर बैठा तारों को देखता और सोचता, क्या मेरी खुशियाँ हमेशा अधूरी रह जाएगी? क्या मुझे भी कभी अपना घर, अपना परिवार मिलेगा? उसकी आंखों से आंसू बहते, लेकिन वो आंसू किसी को दिखाई नहीं देते। अरमान की जिंदगी में खुशियां जैसे जानबूझकर अधूरी छोड़ी जा रही थी। माँ के लालच ने उसके सपनों को रोक दिया। वह पैसे भेजता रहा, लेकिन दिल से खाली होता गया। यही खालीपन आगे चलकर एक ऐसे तूफान में बदलने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अरमान की जिंदगी का हर दिन लगभग एक जैसा था। सुबह सुबह मजदूरी के लिए काम पर जाना, तपती धूप में ईंटें उठाना, सीमेंट मिलाना और रात को थका हारा अपने छोटे से कमरे में लौट आना। उसकी दुनिया पैसे कमाने और घर भेजने तक ही सिमट चुकी थी। लेकिन उस दिन की सुबह अलग थी। अचानक उसका साथी शरीफ बोला, अरमान आज जल्दी चलना पड़ेगा, शहर के दूसरे कोने पर बड़ा प्रोजेक्ट है, वहाँ हमें ऊंचाई पर काम करना है। अरमान ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, ठीक है चलते हैं, वैसे भी यही हमारी रोजी है। उस निर्माणाधीन इमारत की ऊंचाई देखकर अरमान थोड़ी देर के लिए रुक गया। 50 मंजिल की इमारत, चारों ओर सिर्फ मशीनों की गड़गड़ाहट और ऊपर नीचे झांकते मजदूर। शरीफ ने उसे कंधे पर हाथ रखा, डर मत भाई, हम रोज का यही काम है, अल्लाह सब ठीक करेगा। अरमान चुपचाप काम में लग गया। दोपहर का समय था। धूप इतनी तेज थी कि सीमेंट से भरे टीन गर्म तवे जैसे लग रहे थे।
अरमान ऊपर से नीचे सीमेंट की बाल्टी उतार रहा था। तभी अचानक उसके पांव फिसल गए। अरमान! साथियों की चीख गूंजी। उसने किसी तरह लोहे की रॉड पकड़ ली, लेकिन हाथ पसीने से फिसल रहा था। कुछ ही सेकंड में उसका संतुलन बिगड़ा और वह नीचे जा गिरा। जब उसकी आंखें खुली तो चारों ओर अंधेरा था। धीरे धीरे धुंध साफ हुई और उसने देखा कि वह अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है। डॉक्टर बगल में खड़ा था। उसकी आवाज गंभीर थी। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह चोटिल हो गई है। फिलहाल तुम चल नहीं सकते। अरमान का दिमाग सुन्न हो गया। क्या मैं फिर कभी नहीं चल पाऊंगा? डॉक्टर ने कहा, इलाज से सुधार हो सकता है, लेकिन तुम्हें महीनों तक आराम करना होगा और काम पर तो अभी मत जाना। अरमान का दिल धक धक करने लगा। वह सोचने लगा, अगर मैं काम नहीं कर पाया तो घर कैसे भेजूंगा? माँ, भाई, भाभी का क्या होगा? क्या वे समझेंगे मेरी मजबूरी? उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन आंसू उसकी आंखों से निकल ही गए। जिंदगी भर दूसरों के लिए कमाते करते उसने अपनी खुशियों को कुर्बान किया था, और अब जब खुद पर मुसीबत आई तो सब धुंधला लग रहा था। कुछ दिन इलाज चला। साथियों ने चंदा इकट्ठा करके उसकी मदद की। कंपनी ने भी थोड़े पैसे दिए और उसे छुट्टी देकर भारत भेज दिया। अरमान जब गांव पहुंचा तो दिल में उम्मीद थी, अब माँ मुझे गले लगाएगी, भाई भाभी मेरे साथ खड़े होंगे, शायद अब मेरी तकलीफ देखकर उनका दिल बदले। लेकिन उसे नहीं पता था कि हकीकत बिल्कुल उल्टी होने वाली है। घर पहुंचते ही माँ ने पहले तो पूछा, कितना पैसा लाया? अरमान ने कहा, अम्मा, मैं हादसे में घायल हो गया, अब कुछ समय तक काम नहीं कर पाऊंगा। माँ का चेहरा उतर गया। मतलब अब से घर में पैसे नहीं आएंगे? तो फिर तेरा क्या फायदा? भाई ने ताना मारा, तेरी बिना भी घर चल जाएगा, तू बोझ बन गया है। भाभी तो और ज्यादा कटु निकली। वह बोली, घर में पहले ही खर्चा ज्यादा है, अब तेरा इलाज कौन करेगा? कहीं बाहर जाकर रह, यहाँ हमारे लिए जगह नहीं है। अरमान ने हक्का बक्का होकर माँ की ओर देखा। अम्मा, मैं ही तो अब तक इस घर का सहारा था, क्या एक हादसे के बाद मैं इतना पराया हो गया? माँ ने नजरें फेर ली। हमारे पास तेरे लिए वक्त नहीं है, तू जहाँ चाहे जा। अरमान की आंखों से आंसू बरसात की तरह गिरने लगे। उसके भीतर का हर सपना, हर उम्मीद टूटकर बिखर गया। हादसे ने अरमान की कमाई छीन ली थी, लेकिन परिवार ने उसकी उम्मीद भी छीन ली। अब वह अकेला था, बिल्कुल अकेला। उसकी जिंदगी की सबसे काली रात शुरू होने वाली थी। अरमान का घर लौटना उसके लिए सुकून की उम्मीद लेकर आया था। वह सोच रहा था कि माँ उसे सहारा देंगी, भाई उसका ख्याल रखेगा, भाभी सेवा करेगी, लेकिन हकीकत ने उसके दिल को चीर कर रख दिया। एक शाम अरमान चारपाई पर लेटा हुआ था। उसकी पीठ दर्द से कराह रही थी। तभी भाभी कमरे में आई। उसकी आंखों में करुणा नहीं बल्कि गुस्सा था। देखो अरमान, हम पर बोझ मत बनो। जितना पैसा भेजते थे अब भेज नहीं सकते तो साफ कहो। तुम्हारा इलाज कराना हमारे बस की बात नहीं। अरमान ने धीमी आवाज में कहा, भाभी मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा, बस थोड़ा समय चाहिए। भाभी हंस पड़ी, तू ठीक हो जाएगा? डॉक्टर ने कहा है कि तू पहले जैसा काम कभी नहीं कर पाएगा। अब सच्चाई मान ले। अरमान की आंखें भर आई। माँ जो कभी बेटी की कमाई पर गर्व करती थी, अब उसके पास आकर बोली, अरमान, तेरे पिताजी के जाने के बाद तू ही हमारा सहारा था, लेकिन अगर तू कमाने लायक नहीं रहा तो हमें और भी रास्ते देखने होंगे। अरमान ने कांपती आवाज में कहा, अम्मा, मैं तो वही हूँ, आपका बेटा। क्या सिर्फ कमाई ही मेरा मोल है? माँ चुप रही। उनकी आंखों में ममता नहीं, स्वार्थ झलक रहा था। रात को भाई आया। सुनो अरमान, अब से घर के खर्च में तुम्हारा कोई हाथ नहीं होगा, और सच कहूँ तो तेरे कारण पड़ोस में भी लोग बातें बना रहे हैं। सब कहते हैं विदेश से लौटा तो लंगड़ा होकर। अरमान ने दर्द से सिर झुका लिया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिसे वह अपना कहता था वे अब पराये हो चुके हैं। गांव में लोग कानाफूसी करने लगे। देखो, दुबई वाला अब निठल्ला बन गया। माँ बाप की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अरमान जब बाहर निकला तो बच्चे तक उसका मजाक उड़ाते। उसके दिल पर हर ताना तीर की तरह चुभता। दिन बीतते गए।
अरमान अपने कमरे में अकेला बैठा छत को ताकता रहा। वह सोचता, क्या मेरी पूरी जिंदगी इसी चारपाई पर बीतेगी? क्या मेरे अपने ही अब मुझे ठुकरा देंगे? उसका दिल बार बार टूटा, लेकिन किसी ने उसके आंसू पोंछने की कोशिश नहीं की। एक दिन भाभी ने माँ से कहा, अम्मा, अगर इसे यहाँ रखोगी तो हमें ही मुश्किल होगी। लोग ताने मारते रहेंगे। क्यों न इसे बाहर भेज दो? वैसे भी इसे कोई अपने घर रखना नहीं चाहेगा। माँ ने सिर हिलाया। तू सही कह रही है, हमें अपनी इज्जत बचानी है। अरमान ने यह सब सुन लिया। उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। जिस माँ के लिए उसने दिन रात मेहनत की, वही माँ अब उसे बोझ समझ रही थी। जिस भाई भाभी के लिए उसने सपने अधूरे छोड़े, वही उसे घर से निकालने की योजना बना रहे थे। अरमान के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या रिश्ते सिर्फ पैसे पर टिके होते हैं? क्या खून का नाता भी रुपयों से सस्ता है? अरमान को अब समझ आ गया था कि उसके अपने अब सिर्फ नाम के लिए अपने रह गए हैं। दिल से वे उससे पराये हो चुके हैं। यह एहसास उसके जीवन का सबसे बड़ा घाव था। अरमान की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह घर में चुपचाप बैठा रहता, किसी से कुछ नहीं कहता, लेकिन भाभी को उसकी चुप्पी भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। भाभी सोचती, जब तक अरमान जिंदा है तब तक उसकी माँ की आंखों में कहीं न कहीं उम्मीद रहेगी, और अगर कभी यह ठीक हो गया तो माँ की सारी संपत्ति फिर इसी को मिल जाएगी। हमें तो हाथ खाली रह जाएगा। यह सोचकर उन्होंने चाल चलने का निश्चय कर लिया। एक दिन भाभी ने माँ के सामने रोते हुए कहा, अम्मा, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। अरमान की नजरें ठीक नहीं है। वह मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। माँ का चेहरा एकदम सख्त हो गया। क्या कह रही हो तू? अरमान ऐसा कर सकता है? भाभी ने आंसू पोंछते हुए कहा, अम्मा, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मेरी इज्जत दांव पर है। अगर अभी इसे घर से नहीं निकाला तो कल को बदनामी पूरे गांव में होगी। माँ ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन भाभी ने धीरे धीरे उनकी सोच पर जहर घोल दिया। अम्मा, जब आदमी बेकार हो जाता है तो उसका दिमाग भी बिगड़ जाता है। कहीं कल को सच में कुछ हो गया तो? माँ का दिल कांप गया। अब उन्होंने अरमान को शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया। जब भाई को यह बात बताई गई तो उसने बिना कुछ सोचे समझे अरमान पर गुस्सा उतारा। शर्म नहीं आती तुझे? तू घर में रहकर हमारी इज्जत खराब करेगा। अरमान हक्का बक्का रह गया। भाई, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं तो मुश्किल से चारपाई से उठ पाता हूँ, तो गलत हरकत कैसे करूँगा? लेकिन किसी ने उसकी बात तक नहीं सुनी। भाभी ने गांव की औरतों में यह बात फैला दी। धीरे धीरे पूरा गांव कानाफूसी करने लगा। आखिरकार मामला पंचायत तक पहुंच गया। पंचायत में भाभी ने आंसू बहाते हुए कहा, अगर इसे घर से नहीं निकाला गया तो मैं जहर खा लूंगी। गांव वाले भी अरमान पर उंगली उठाने लगे। ये तो घर का अपमान है। ऐसे आदमी को तो गांव से निकाल देना चाहिए। अरमान ने पंचायत में हाथ जोड़कर कहा, भाइयों बहनों, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। ये सब झूठ है। मैं तो खुद अपने शरीर के दर्द से जूझ रहा हूँ और ये लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन उसकी आवाज भीड़ में दब गई। आखिरकार माँ ने कहा, अरमान, तूने हमें बहुत शर्मिंदा कर दिया। हम अब तुझे इस घर में नहीं रख सकते। यह सुनते ही अरमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। अम्मा, आप भी मेरी बात पर भरोसा नहीं करती। मैं आपका बेटा हूँ। माँ ने नजरें फेर ली। पंचायत के बाद उसी रात बारिश हो रही थी। भाई और भाभी ने मिलकर अरमान का सामान बाहर फेंक दिया। भाई ने उसे धक्के देकर कहा, अब से इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। निकल जा यहाँ से। अरमान भीगते कपड़ों में टूटी हड्डियों और टूटा दिल लेकर घर से बाहर निकाल दिया गया। बरसात की उस काली रात में अरमान का हर रिश्ता उसके हाथ से छूट गया। जिस घर को उसने अपनी कमाई से संवारा था, वही घर उसके लिए पराया हो गया। अब वह सचमुच बेसहारा था। बरसात की उस रात आसमान से मानो दुख बरस रहा था। बिजली चमक रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट दिल को दहला रही थी और उस अंधेरी सड़क पर अरमान अकेला खड़ा था, भीगा हुआ, टूटा हुआ और बेसहारा। वह कभी अपनी माँ का लाडला बेटा था, भाई के लिए ढाल था,
भाभी के लिए हर जरूरत पूरी करने वाला इंसान। लेकिन अब वही लोग उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल चुके थे। अरमान के हाथ में छोटा सा बैग था जिसमें बस 2-3 कपड़े और कुछ पुराने कागज थे। उसके पास न पैसा था न ठिकाना। बरसात लगातार हो रही थी, सड़क पर पानी बह रहा था। अरमान का कमजोर शरीर कांप रहा था, लेकिन मन का दर्द उससे कहीं गहरा था। वह लड़खड़ाते कदमों से चलने लगा। हर घर से आती रोशनी उसे चुभ रही थी, जैसे हर घर कह रहा हो, तू अकेला है, तेरा कहीं ठिकाना नहीं। चलते चलते उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें तैरने लगी। वह याद करने लगा कि कैसे वह दुबई में दिन रात मेहनत करता था ताकि माँ बाप को अच्छा जीवन मिल सके। कैसे वह भाई की पढ़ाई और भाभी के गहनों के लिए अपनी ख्वाहिशें कुर्बान कर देता था। लेकिन बदले में क्या मिला? झूठे आरोप, ताने और घर से बेदखल। थक कर वह एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ बारिश की आवाज और उसके दिल की धड़कन। उसने खुद से कहा, क्या यही मेरी जिंदगी की सच्चाई है? क्या मैं सच में इतना बेकार हो गया हूँ कि मेरे अपने भी मुझे नहीं चाहते? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो बारिश की बूंदों में छिप गए। कभी कभी कोई राहगीर वहां से गुजरता तो अरमान की हालत देखकर 2 पल रुकता, लेकिन फिर अपने छाते को ठीक करता और आगे बढ़ जाता। किसी के पास रुकने का वक्त नहीं था। यह देखकर अरमान को लगा, दुनिया सिर्फ ताकतवरों की है, कमजोर आदमी का यहाँ कोई नहीं। बरसात थमने का नाम नहीं ले रही थी। अरमान के कपड़े भीगकर उसके शरीर से चिपक गए थे। ठंड से उसके दांत कटकटा रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, हे ऊपर वाले, अगर तू है तो मुझे आज मरने दे। मुझसे ये सब सहा नहीं जाता। लेकिन मौत भी उस रात उससे दूर रही। रात बहुत भारी थी, लेकिन धीरे धीरे सुबह की रोशनी फैलने लगी। बरसात थम गई। अरमान की आंखों में हल्की सी उम्मीद चमकी। शायद अभी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई। शायद मेरी तकदीर कहीं और मेरा इंतजार कर रही है। बरसात की उस रात ने अरमान से उसका सब कुछ छीन लिया, घर, परिवार, रिश्ते। लेकिन उसी रात ने उसके भीतर एक नई जिद भी जगा दी। अब मुझे खुद को साबित करना है, चाहे दुनिया मेरा साथ दे या न दे। बरसात की वह लंबी रात गुजर चुकी थी। नीम के पेड़ के नीचे बैठे अरमान की आंखें भारी हो रही थी। वह थकान और दर्द से लगभग बेहोश हो गया था, लेकिन जैसे ही पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी, उसने आंखें खोली। सुबह का उजाला हमेशा उम्मीद लेकर आता है, लेकिन अरमान के लिए यह रोशनी भी सवालों से भरी थी। उसने अपने कपड़ों को देखा, वे अभी भी गीले थे। उसका शरीर कांप रहा था। जेब में पैसे नाम मात्र के थे। पेट भूखा था और सामने भविष्य अंधेरा। लेकिन उसके दिल में कहीं गहराई से एक आवाज उठ रही थी, अब तू हार मानने वाला नहीं है। अगर घर वालों ने तुझे ठुकराया है तो दुनिया में अपने लिए जगह खुद बना। अरमान सड़क पर निकला। वह सोच रहा था, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं। फिर उसे याद आया कि शहर में एक पुराना दोस्त रहता है जो पहले उसके साथ दुबई में काम करता था, लेकिन बाद में यही भारत में छोटा सा बिजनेस शुरू कर लिया था। उसने सोचा, शायद वही मुझे समझेगा। अगर मदद न भी कर सका तो कम से कम 2 पल का सहारा देगा। अरमान लड़खड़ाते कदमों से दोस्त के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। भीतर से आवाज आई, कौन है? दरवाजा खुला। सामने उसका पुराना साथी राघव खड़ा था। अरमान को देखते ही वह चौंक गया। अरे अरमान, ये कैसी हालत बना रखी है? भीगे कपड़े, सूजी हुई आंखें, क्या हुआ? अरमान ने कुछ नहीं कहा, बस आंसू भर आए। राघव ने तुरंत उसे अंदर बुलाया, सूखे कपड़े दिए और खाने को बैठाया। खाना खाते खाते अरमान ने पूरी कहानी सुना दी। कैसे एक्सीडेंट के बाद घर वालों ने उससे मुंह मोड़ लिया, कैसे भाभी ने झूठे आरोप लगाए और कैसे बरसात की रात उसने अकेले बिताई। राघव ने गुस्से में कहा, तूने इतनी कुर्बानियां दी और उन्हीं लोगों ने तुझे निकाल दिया। सच कहूं अरमान, अब तुझे उनके लिए नहीं जीना, अब तुझे अपने लिए जीना होगा। उसकी बातें सुनकर अरमान की आंखों में पहली बार चमक आई। राघव ने कहा, देख, मेरे छोटे से बिजनेस में ज्यादा जगह तो नहीं है, लेकिन मैं तुझे कुछ लोगों से मिलवा सकता हूँ। अगर तू चाहे तो मेहनत करके फिर से खड़ा हो सकता है। अरमान ने सिर झुकाकर कहा,
मैं हर काम करने को तैयार हूँ। अब मुझे बस खुद को साबित करना है। अगले ही दिन अरमान राघव के साथ काम की तलाश में निकला। किसी ने कहा, तुझे तो चलने में भी तकलीफ है, तुझसे क्या काम होगा। किसी ने कहा, इतनी उम्र में नया काम शुरू करेगा। किसी ने हंसकर मुंह फेर लिया, लेकिन अरमान ने हार नहीं मानी। वह हर ठोकर को चुनौती समझता और आगे बढ़ता। आखिरकार एक जगह उसे काम मिल ही गया, एक छोटे से गोडाउन में जहां मजदूरों की जरूरत थी। काम बहुत कठिन था, लेकिन अरमान ने पूरे दिल से उसे स्वीकार कर लिया। पहली कमाई हाथ में आई तो उसकी आंखें भर आई। शायद यही मेरी सुबह की पहली रोशनी है। अब अरमान हर दिन सुबह सुबह उठकर मेहनत करता। शरीर टूटता लेकिन आत्मा मजबूत होती। उसने तय कर लिया कि अब वह किसी पर बोझ नहीं बनेगा। बरसात की वह रात जिसने उसे तोड़ा था, वही रात अब उसके लिए प्रेरणा बन चुकी थी। यह सुबह अरमान के जीवन की नई शुरुआत थी। अब वह घर वालों की छांव में नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की धूप में जीना सीख रहा था। उसका संघर्ष अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन इस बार हार नहीं, बल्कि जीत उसकी कहानी का हिस्सा बनने वाली थी। गोदाम के काम ने अरमान को दो बातें सिखा दी थी। पहली, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। दूसरी, जिंदगी में ठोकरें खाने के बाद भी इंसान खड़ा हो सकता है। लेकिन यह राह इतनी आसान भी नहीं थी। दिन भर बोरे उठाना, सामान उठाना और रात को दर्द से कराहते हुए सोना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। एक शाम काम खत्म होने के बाद अरमान देर तक गोदाम में बैठा रहा। शरीर इतना थक चुका था कि कदम उठाना मुश्किल हो गया। पेट भी ठीक से नहीं भरा था। जेब में कुछ सिक्के पड़े थे, जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी काफी नहीं थे। उसी वक्त एक मधुर आवाज सुनाई दी, आप ठीक तो हैं? अरमान ने सिर उठाकर देखा। सामने एक युवती खड़ी थी, शायद 25-26 साल की। सादे कपड़े, माथे पर पसीना और हाथ में किताबों का बंडल। मैंने आपको कई दिनों से यहाँ काम करते देखा है, युवती बोली। आप अक्सर काम के बाद अकेले बैठते रहते हैं, क्या कोई परेशानी है? अरमान थोड़ा झिझक गया। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थकान है। युवती मुस्कुराई। मेरा नाम संध्या है, मैं पास ही की बस्ती में बच्चों को पढ़ाती हूँ, कभी आइएगा, अच्छा लगेगा। यह कहकर वह चली गई, लेकिन उसके शब्द अरमान के मन में गूंजते रहे। कुछ दिन बाद जब अरमान का काम जल्दी खत्म हो गया, तो वह संध्या के बताए पते पर पहुंच गया। वहां एक टूटी फूटी झुग्गी थी, जहां छोटे छोटे बच्चे किताबों और स्लेट के साथ बैठे थे। संध्या उन्हें पढ़ा रही थी। पढ़ाई ही तुम्हें अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाएगी। अरमान ने बच्चों की चमकती आंखों को देखा। उसे लगा ये बच्चे मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत हैं, इतनी गरीबी में भी मुस्कुरा रहे हैं। संध्या ने अरमान को देखा और कहा, अरे आप आ गए, आइए बच्चों से मिलिए। ये सब मेरे छोटे छोटे सितारे हैं। अरमान बच्चों के बीच बैठ गया। एक नन्ही बच्ची ने उसकी ओर स्लेट बढ़ाई। अंकल आप भी लिखो ना। अरमान ने कांपते हाथों से सपना लिखा। बच्ची मुस्कुराई। वाह, अंकल सपना लिखते हैं। उस एक शब्द ने अरमान के भीतर दबा हुआ हौसला फिर से जगा दिया। कक्षा खत्म होने के बाद संध्या और अरमान पेड़ के नीचे बैठे। संध्या ने पूछा, आपकी आंखों में बहुत दर्द है, अगर कहें तो शायद हल्का हो जाए। अरमान ने पूरी कहानी बता दी। विदेश की कमाई, एक्सीडेंट, घर वालों का धोखा, भाभी के आरोप और बरसात की रात। संध्या चुप रही, उसकी आंखें भर आई। अरमान जी, आपका गुनाह सिर्फ इतना है कि आपने भरोसा किया, लेकिन भरोसा टूटने से जिंदगी खत्म नहीं होती। आपके पास अभी भी दिल और हिम्मत है, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन के बाद अरमान अक्सर बच्चों की कक्षा में जाने लगा। वह उनके लिए ब्लैक बोर्ड साफ करता, कभी कभी उन्हें गणित के छोटे सवाल सिखाता। बच्चे उसे अरमान अंकल कहकर बुलाने लगे। उनकी हंसी और मासूमियत ने अरमान के टूटे दिल पर मरहम लगाया। उसे लगा, शायद भगवान ने मुझे संध्या और इन बच्चों के सहारे भेजा है। अब अरमान की जिंदगी में सिर्फ थकान और अकेलापन नहीं था, उसके पास अब बच्चों की मासूम मुस्कान थी और संध्या जैसी एक साथी थी, जो उसे उसके घावों के साथ भी स्वीकार कर रही थी। यह अनजान सहारा उसके लिए नई उम्मीद का दीपक बन चुका था। अरमान की जिंदगी में अब 2 रंग आ गए थे, एक ओर गोदाम का कठिन काम और दूसरी ओर संध्या की झुग्गी
स्कूल में बच्चों की मुस्कान। इन दोनों के बीच उनका मन धीरे धीरे संतुलन पाने लगा था, लेकिन अतीत की परछाई इतनी आसानी से कहाँ हटती है। एक दिन अचानक उसे अपने घर की याद आई। वह घर जहाँ उसने माँ की ममता देखी थी, जहाँ उसकी मेहनत से पिता का कंधा हल्का हुआ था, जहाँ वह अपने भाइयों के साथ हंसी ठिठोली करता था। वही घर अब उसे पराया लग रहा था, लेकिन दिल तो दिल है। उसने अरमान को मजबूर कर दिया कि वह एक बार देखा है। छुट्टी के दिन अरमान चुपचाप अपने गांव निकल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में सवाल उठते रहे, क्या वे मुझे देखकर खुश होंगे या फिर पहले की तरह ठुकरा देंगे। दिल धड़क रहा था, लेकिन कदम बढ़ते जा रहे थे। जब अरमान गांव पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। घर का आंगन वीरान था, दीवारों पर पपड़ी जम चुकी थी, गेट पर ताला लटका हुआ था। उसने पड़ोसी से पूछा, काका ये घर खाली क्यों है? काका ने भारी सांस लेते हुए कहा, बेटा तेरे जाने के बाद घर में कलह मच गई। तेरे पापा बीमार पड़ गए थे, भाई लोग आपस में बट गए, अब सब अलग अलग जगह रह रहे हैं। अरमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। काका ने और बताया, तेरी भाभी ने बहुत जहर घोला, कहा कि तू अब सगुनी है, तेरे कारण ही हादसे हुए। तेरे पापा तुझे बहुत याद करते थे, लेकिन समाज के डर से तुझे बुला नहीं पाए। पिछले महीने उनका निधन हो गया। अरमान वहीं जमीन पर बैठ गया। आंसू रुक नहीं रहे थे। जिस पिता के लिए उसने खून पसीना बहाया, उनकी अंतिम विदाई में भी वह शामिल नहीं हो पाया। उस रात वह गांव के मंदिर के पास बैठा रहा। दिल में सिर्फ एक ही दर्द था, मैंने सबके लिए किया, लेकिन सबने मुझे गलत समझा। लेकिन फिर उसे संध्या की बातें याद आई। भरोसा टूटने से जिंदगी खत्म नहीं होती। उसने तय किया, अब मैं अतीत के घाव में नहीं उलझूंगा। अब मैं अपना घर और परिवार खुद बनाऊंगा, जहाँ कोई झूठ और लालच की दीवार न होगी, जहाँ सिर्फ सच्चाई और इंसानियत होगी। अगली सुबह अरमान गांव से लौट आया। उसने मन ही मन प्रण लिया, अब मैं सिर्फ मेहनत नहीं करूंगा, बल्कि अपने अनुभव से दूसरों का सहारा भी बनूंगा। अगर मेरा परिवार मुझे छोड़ गया तो मैं अनगिनत परिवारों का सहारा बनूंगा। उस दिन से उसका नजरिया बदल गया। गोदाम का काम अब उसे बोझ नहीं लगता था और बच्चों को पढ़ाना उसके लिए खुशी का जरिया बन गया। जब संध्या ने अरमान की आंखों में यह बदलाव देखा तो उसने मुस्कुराकर कहा, आपने सही फैसला लिया। कभी कभी अपना घर टूटना जरूरी होता है, ताकि हम एक नया सच्चा घर बना सकें। अरमान ने महसूस किया कि संध्या सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि उसकी राह की साथी बन चुकी है। घर टूट चुका था, लेकिन अरमान की आत्मा अब और मजबूत हो चुकी थी। अतीत ने उसे रुलाया, लेकिन भविष्य ने उसे पुकारा, नई राह, नई परिवार और नई पहचान की ओर। अरमान का जीवन अब दो हिस्सों में बंट चुका था। एक हिस्सा जो अतीत के घावों से भरा था और दूसरा जो संध्या और बच्चों के मासूम मुस्कान से रोशन था। लेकिन अब वह अपने दर्द में डूबा रहने वाला अरमान नहीं था। वह बदल चुका था। उसके दिल में एक नया सपना जन्म ले चुका था, अपनी पहचान बनाने का सपना। अरमान ने गोदाम में और मेहनत करना शुरू कर दिया। जहां बाकी मजदूर शिकायत करते, वहीं वह बिना कुछ कहे हर काम पूरे संपन्न से करता था। धीरे धीरे गोदाम के मालिक की नज़र उस पर पड़ी। ये आदमी दूसरों से अलग है, मालिक ने सोचा। कमजोरी के बावजूद इतनी मेहनत, इसमें कुछ बात है। एक दिन मालिक ने उसे बुलाकर कहा, अरमान, क्या तुम सिर्फ बोरे उठाने का काम ही करना चाहते हो या कुछ नया सीखना भी चाहते हो? अरमान चौंका, लेकिन आंखों में चमक आ गई। मैं सब सीखना चाहता हूँ मालिक। अब अरमान सिर्फ मजदूरी नहीं करता, बल्कि गोदाम का हिसाब किताब, सामान का रजिस्टर और ग्राहकों से बातचीत भी सीखने लगा। रात को थककर भी वह बच्चों की क्लास में जाता और संध्या से कहता, आज मैंने नया काम सीखा। बच्चे तालियां बजाते और कहते, वाह अंकल, अब आप बड़े आदमी बनोगे। उनकी बातें अरमान के भीतर आग जला देती। कुछ महीनों बाद मालिक ने अरमान से कहा, मुझे कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जाना है, क्या तुम गोदाम संभाल सकते हो? अरमान ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। पहली बार किसी ने उसे इतना बड़ा विश्वास दिया था। वह रात भर जागता रहा, सुनिश्चित करता रहा कि हर हिसाब ठीक हो। जब मालिक लौटे और सब कुछ सही पाया तो उन्होंने अरमान की पीठ थपथपाई। तू अब सिर्फ मजदूर नहीं रहा,
तू मेरे लिए साथी जैसा है। जब अरमान ने यह बात संध्या को बताई तो उसकी आंखों में गर्व की चमक आ गई। देखा, मैंने कहा था ना, आप में वो ताकत है जो आपको सबसे अलग बनाती है। अरमान ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम और ये बच्चे न होते तो शायद मैं हार मान चुका होता। संध्या ने धीरे से कहा, नहीं अरमान, असली ताकत आपके अंदर ही है, हम तो बस उसका आईना है। अब लोग उसे सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि ईमानदार और मेहनती इंसान कहकर बुलाने लगे। गोदाम में नए मजदूर आते तो मालिक कहते, अरमान से सीखो, ये इंसान मेहनत और सच्चाई का दूसरा नाम है। धीरे धीरे उसकी पहचान बननी शुरू हो गई। बच्चों की आंखों में वह अंकल नहीं बल्कि हीरो बन चुका था। अरमान को अब समझ आया कि पहचान पैसा या बड़ा घर पाकर नहीं बनती बल्कि दूसरों के दिल जीतकर बनती है। उसका टूटा हुआ परिवार अब उसकी कमजोरी नहीं था बल्कि उसकी सबसे बड़ी सीख बन गया। वह अक्सर बच्चों से कहता, अगर कभी तुम्हें लगे कि सबने तुम्हें छोड़ दिया तो याद रखना, भगवान ने तुम्हें खुद से कभी नहीं छोड़ा। अरमान की जिंदगी ने अब एक नई दिशा पकड़ ली। अब वह सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि अपनी पहचान बनाने के लिए जी रहा था। यह शुरुआत थी उस सफर की जहां उसका नाम अब दुनिया के लिए एक मिसाल बनने वाला था। जिंदगी कभी सीधी राह नहीं देती, हर नई शुरुआत अपने साथ नई इम्तिहान भी लाती है। अरमान ने सोचा था कि अब उसकी राह आसान होगी, लेकिन किस्मत ने फिर उसकी हिम्मत की परीक्षा लेनी शुरू की। एक दिन गोदाम में बड़ी डिलीवरी आनी थी। मालिक बाहर गए हुए थे और जिम्मेदारी पूरी तरह अरमान पर थी। ट्रक भर भर कर सामान आया, लेकिन मजदूर कम थे। बाकी मजदूर बहाने बनाने लगे, इतना काम हमसे नहीं होगा। सारा बोझ अरमान पर आ गया। उसका शरीर अभी भी एक्सीडेंट की चोटों से पूरी तरह ठीक नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह बोरे उठाता रहा, पसीना उसकी आंखों में गिरता रहा और दर्द से उसकी कमर झुकने लगी। लगातार काम करते करते उसका संतुलन बिगड़ा। वह जमीन पर गिर पड़ा, बोरे उसके ऊपर आ गिरे। बाकी मजदूर घबरा गए। अरमान भाई, आप ठीक हैं? अरमान ने खुद को संभाला और उठ खड़ा हुआ। हाँ, मैं ठीक हूँ, काम पूरा करना है। उसकी आंखों में दर्द से ज्यादा जुनून था। वह फिर बोरे उठाने लगा। जब मालिक लौटे और यह दृश्य देखा तो उसकी आंखें भर आई। उन्होंने अरमान को रोकते हुए कहा, बस, अब और नहीं। तूने जितना कर दिखाया है उतना कोई और नहीं कर सकता। अरमान थक कर बैठ गया। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन चेहरे पर संतोष था। अगले दिन मालिक ने सब मजदूरों को बुलाया। उन्होंने सबके सामने अरमान का हाथ पकड़कर कहा, आज से यह सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि इस गोदाम का मुंशी है। सारा हिसाब किताब और देख रेख अब इसके जिम्मे होगा। पूरा गोदाम तालियों से गूंज उठा। अरमान की आंखें नम हो गई। जिस इंसान को घर वालों ने बोझ कहकर ठुकरा दिया था, आज वही इंसान अपनी मेहनत से सम्मान पा रहा था। जब अरमान ने यह बात बच्चों को बताई तो उन्होंने शोर मचाकर कहा, वाह, अब तो हमारे अरमान अंकल बड़े अफसर बन गए। संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आपके लिए यह इनाम सिर्फ शुरुआत है। लेकिन अरमान जानता था कि असली इम्तिहान अभी बाकी है। पैसा और पद तो मिल गया, लेकिन उसकी आत्मा अब और भी बड़ी चाहत रखती थी। वह सिर्फ गोदाम तक सीमित नहीं रहना चाहता था। वह चाहता था कि उसके पैसे, उसके जैसे और लोग जो टूट चुके हैं, जिन्हें परिवार या समाज ने ठुकराया है, उन्हें भी फिर से जीने का सहारा मिले। यह इम्तिहान अरमान के शरीर के लिए कठिन था, लेकिन उसके मन के लिए जीत का संदेश था। उसने साबित कर दिया कि गिरकर भी उठने वाला इंसान ही सच्चा विजेता है। अब इनाम उसके हाथ में था, सम्मान, विश्वास और नई जिम्मेदारी, और यह सब उसे आगे की सबसे बड़ी मंजिल की ओर ले जा रहा था। अरमान अब सिर्फ मजदूर नहीं था, वह अब मेहनत और ईमानदारी की मिसाल बन चुका था। लेकिन उसकी यात्रा यहीं रुकने वाली नहीं थी। यह तो बस शुरुआत थी, नई दुनिया की, नई पहचान की और नई किरण की। एक शाम संध्या ने अरमान से कहा, आपने अपने लिए तो लड़ाई जीत ली, अब क्यों न उन लोगों के लिए कुछ करें जो आज भी संघर्ष में डूबे हुए हैं। अरमान ने सोचा और सिर हिलाया। हाँ संध्या, यही तो मेरा सपना है। मेरा घर टूट गया था, लेकिन अब मैं दूसरों के लिए सहारा बनूंगा। उसने तय किया कि
वह बच्चों की शिक्षा और बेसहारा लोगों के सहारे के लिए काम करेगा। अरमान ने अपनी पहली कमाई से कुछ कॉपियां, पेंसिल और किताबें खरीदी। फिर संध्या के साथ मिलकर बस्ती के और बच्चों को पढ़ाने लगा। धीरे धीरे यह छोटा सा स्कूल बड़ा होता गया। लोग कहने लगे, यह तो गरीबों का मंदिर है। कभी वही समाज जो अरमान को बोझ कहता था, अब उसे सम्मान की नज़र से देखने लगा। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। उसकी कहानी गांव-गांव फैल गई। किसी ने कहा, अरमान ने हमें सिखाया कि हार मानना पाप है। किसी ने कहा, अगर इंसान चाहे तो अकेले भी पूरी दुनिया बदल सकता है। इन्हीं दिनों खबर मिली कि अरमान के भाई मुश्किल में हैं। व्यापार में घाटा हो गया था और परिवार फिर से बिखरने की कगार पर था। अरमान के दिल में तूफान उठा। क्या मैं वापस जाऊं? क्या मैं उन लोगों की मदद करूं जिन्होंने मुझे ठुकरा दिया? संध्या ने कहा, अरमान, इंसान की महानता यही है कि वह दूसरों की गलतियों से ऊपर उठकर भी मदद करे। अरमान चुप रहा, लेकिन अगले दिन वह गांव निकल पड़ा। जब भाइयों ने उसे देखा तो पहले तो शर्म से उसकी नजरें झुक गई। भाभी, जिसने सबसे ज्यादा जहर घोला था, उसकी आंखों में भी आंसू थे। अरमान ने कहा, मैं तुम्हें दोष देने नहीं आया, मैं बस इतना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर नया जीवन शुरू करें। उसकी बातें सुनकर पूरा घर रो पड़ा। भाई ने गले लगाते हुए कहा, भैया, हमसे गलती हो गई। आज हमें समझ आया कि असली सहारा कौन है। इस तरह टूटा हुआ घर फिर से जुड़ गया। अब अरमान के पास दो घर थे, एक अपना परिवार और दूसरा वे अनगिनत बच्चे और गरीब लोग जिन्हें उसने पढ़ाई और सहारा दिया। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे शहर में पहचान दिला दी। लोग उसे आशा का दीपक कहने लगे। एक दिन बच्चों ने उनसे पूछा, अंकल, आप इतने खुश क्यों रहते हैं? अरमान ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि दूसरों के चेहरे पर आई मुस्कान है। संध्या उसकी ओर देखती रही। उसकी आंखों में गर्व था, क्योंकि उसने जाना कि अरमान अब सिर्फ उसका नहीं, बल्कि पूरे समाज का सहारा बन चुका है। बरसात की उस अंधेरी रात से लेकर आज तक अरमान का सफर आसान नहीं था। उसने धोखा देखा, टूटन झेली, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी और आखिरकार वह इंसान बना जिसने अंधेरे में भी अपने लिए और दूसरों के लिए उजाला खोज लिया। थैंक यू।